हेलो एंड वेलकम टू फाइनेंस ऑप्टिमाइज ब्लॉग्स। मैं हूं आपका होस्ट शुभम और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास इंडियन फैमिली के सपनों से रिलेटेड है, अपना पहला घर खरीदना। आज मेरे साथ हैं सखी जो एक फाइनेंशियल प्लानिंग एंथुजियस्ट हैं और आज वो नए होम बायर्स के लिए कुछ प्रैक्टिकल और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस शेयर करेंगी। सखी, वेलकम टू द ब्लॉग। थैंक यू शुभम। बहुत एक्साइटेड हूँ इस टॉपिक पर बात करने के लिए क्योंकि हर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है अपना घर होना। आज का टॉपिक बहुत रेलेवेंट है क्योंकि घर खरीदना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं होता बल्कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और एक इमोशनल माइलस्टोन भी होता है। सखी, घर खरीदने की जर्नी शुरू करने के लिए सबसे पहला स्टेप है एक रियलिस्टिक बजट सेट करना। ये कैसे किया जाए? बिल्कुल शुभम, एक सॉलिड बजट सेट करना एक फाउंडेशन है। आपको सबसे पहले अपनी मंथली इनकम और एक्सपेंसेस का ब्रेक डाउन करना होगा। उसके बाद जो डिस्पोजेबल इनकम बचेगी उसको आपका फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाइए। तो ये डिस्पोजेबल इनकम ही डिसाइड करेगी कि हम कितनी ईएमआई अफोर्ड कर सकते हैं, राइट? एग्जैक्टली। लेंडर्स जनरली आपकी मंथली इनकम का 40 to 50% तक ईएमआई अलाउ करते हैं, लेकिन सेफ रहने के लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इसे 35% के अंदर रखें। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। अगर आपकी मंथली इनकम 1 लाख है और आप 30,000 की मंथली इंस्टॉलमेंट अफोर्ड कर सकते हैं तो आपका मैक्सिमम लोन 40 लाख से 50 लाख के रेंज में होना चाहिए। और हाँ, रजिस्ट्रेशन फीस और स्टैम्प ड्यूटी जैसे एडिशनल कॉस्ट्स को भी अपने बजट में जरूर इंक्लूड करें। सखी, ज्यादातर लोग होम लोन्स के बिना घर खरीद नहीं पाते, तो लोन ऑप्शंस समझना कितना इम्पोर्टेंट है? शुभम, ये स्टेप बहुत क्रूशियल है। लोन के टर्म्स समझना और उन्हें कंपेयर करना जरूरी होता है। यहाँ कुछ की पॉइंट्स हैं जो लोगों को देखने चाहिए। फर्स्ट की पॉइंट है लोन टेन्योर। लॉन्गर टेन्योर का मतलब लोअर ईएमआई लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट। सेकंड की पॉइंट है इंटरेस्ट रेट्स। इंडिया में होम लोन इंटरेस्ट रेट्स फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों टाइप्स के अवेलेबल हैं। रेट्स जनरली 7 to 9% के बीच होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट की पॉइंट है एलिजिबिलिटी। बैंक्स प्रॉपर्टी वैल्यू का 80 to 90% तक लोन दे सकते हैं, लेकिन ये आपकी इनकम, क्रेडिट स्कोर और डेट्स पर डिपेंड करता है। क्या आप हमारी ऑडियंस के लिए एक एग्जांपल दे सकते हैं तो मेक द थिंग्स इजियर? एक सिंपल एग्जांपल से इसको समझते हैं। अगर आप 50 लाख का लोन 8% दर पर 20 साल के लिए लेते हैं तो आपकी ईएमआई 42,000 होगी। लेकिन अगर टेन्योर 15 साल का होता तो ईएमआई 47,000 होती और टोटल इंटरेस्ट कम होता। वाह, ये बहुत हेल्पफुल है। मुझे लगता है कि होम लोन के लिए 2 तरह की इंटरेस्ट रेट्स होती हैं, फिक्स्ड और फ्लोटिंग। आपके हिसाब से कौन सा बेटर है और क्यों? अगर मार्केट स्टेबल है तो फिक्स्ड रेट बेटर है, लेकिन अगर लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे तो फ्लोटिंग रेट प्रेफर करें। सखी, डाउन पेमेंट के लिए सेविंग करना भी एक बड़ा चैलेंज होता है। इसे कैसे हैंडल किया जाए? शुभम, ज्यादातर बैंक्स प्रॉपर्टी की वैल्यू का 10 से 20% डाउन पेमेंट मांगते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप 60 लाख का घर खरीद रहे हैं तो आपको 6 लाख से 12 लाख तक कैश रेडी करना होगा। आपके हिसाब से सेविंग शुरू करने का बेस्ट टाइम क्या है? और ऑडियंस के लिए आपके पास क्या यूजफुल टिप्स हैं जो उन्हें फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करेंगे? सेविंग जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ही इजी और बेनिफिशियल होगा। अगर आप ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स, एफडीज, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ और म्यूचुअल फंड्स जैसे इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर कर सकते हैं। अर्ली स्टार्ट करना हमेशा स्मार्ट मूव होता है। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। अगर कोई हर महीने 10,000 रुपए एक बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे तो 5 साल के अंदर वो लगभग 8 लाख रुपए का कॉर्पस बना सकता है। लेकिन ये म्यूचुअल फंड के रिटर्न पर डिपेंड करता है। एक और सवाल, क्या इमरजेंसी फंड और डाउन पेमेंट के लिए सेविंग्स अलग होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल। इमरजेंसी फंड को सेपरेट रखना जरूरी है क्योंकि वो अनफोर्सीन सिचुएशंस के लिए होता है। सखी, क्रेडिट स्कोर का क्या रोल है होम लोन अप्रूव होने और फेवरेबल इंटरेस्ट रेट सिक्योर करने में? क्रेडिट स्कोर एक बोरोवर की फाइनेंशियल हेल्थ दिखाता है। अगर आपका स्कोर 750 प्लस है तो आपको लोअर इंटरेस्ट रेट्स और बेटर टर्म्स मिलते हैं, लेकिन अगर स्कोर कम है तो बैंक्स आपके रिस्क को कवर करने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। चलिए साखी, अब हम हमारे लिसनर्स को कुछ टिप्स देते हैं जिससे वो अपना क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। श्योर शुभम, सबसे पहले ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बिल्स को टाइम पर पे करना जरूरी है। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग डेट्स हैं
उन्हें रिड्यूस करने की कोशिश करें। और तीसरा, अपना क्रेडिट रिपोर्ट रेगुलर बेसिस पर चेक करते रहें ताकि आपको पता रहे कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। तो ये कुछ सिंपल स्टेप्स थे जो आप अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इन टिप्स को अपनी डेली फाइनेंशियल हैबिट्स में शामिल करेंगे तो धीरे धीरे आपका क्रेडिट स्कोर बेटर हो सकता है। ऑलवेज रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज़ द की। सखी, घर खरीदना सिर्फ एक शॉर्ट टर्म गोल नहीं होता, ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। इसके बाद भी अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप इसके लिए कैसे प्लान कर सकते हैं? शुभम, घर खरीदना एक बड़ा फाइनेंशियल माइलस्टोन है, लेकिन इसके बाद अपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ पर फोकस करना जरूरी होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए। पहला, इमरजेंसी फंड। सबसे पहले अपने डेली एक्सपेंसेस का कम से कम 6 से 12 महीने का फंड इजीली एक्सेसिबल अकाउंट में रखें। घर खरीदने के बाद आपको अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस का सामना हो सकता है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस या कोई और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। ये फंड आपको ऐसे टाइम पे फाइनेंशियल प्रेशर से बचाने में मदद करेगा। दूसरा, इंश्योरेंस। अपने घर, फैमिली और हेल्थ को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू आप अपने लव्ड वंस को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपके पास होम इंश्योरेंस है तो आप अपने घर को नेचुरल डिजास्टर्स, एक्सीडेंट्स और अदर डैमेजेस से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये सब आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एसेंशियल है। तीसरा, रिव्यूइंग फाइनेंशियल गोल्स। घर खरीदने के बाद अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को रेगुलरली रिव्यू करना जरूरी है। आपको अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करते रहना होगा और अगर जरूरत हो तो उन्हें एडजस्ट करना होगा। अगर आपने रिटायरमेंट प्लानिंग या चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए कोई गोल सेट किया है तो उनके लिए भी अलग से सेविंग्स प्लान बनाना जरूरी है। मान लीजिए आपने घर खरीदा है और आपने अपना इमरजेंसी फंड 10 लाख बना लिया है। अगर आपके घर को किसी नेचुरल डिजास्टर से डैमेज होता है तो इंश्योरेंस आपको रिपेयर कॉस्ट्स कवर करने में मदद करेगा और इमरजेंसी फंड से आप इमीडिएट एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं। ये आपको फाइनेंशियल स्ट्रेन से बचाता है और आपको पीस ऑफ माइंड देता है। ये बिल्कुल सही है। आपकी बात से ये समझ में आता है कि घर खरीदने के बाद अपने फाइनेंसेस को मॉनिटर करना और एडजस्ट करते रहना कितना ज़रूरी है। सखी, घर खरीदना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि इससे आपको कुछ वैल्यूएबल टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। आपको ये टैक्स बेनिफिट्स कैसे मैक्सिमाइज करने चाहिए? बिल्कुल शुभम, इंडिया में होम लोन्स पर बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल होते हैं जो आपके ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। ये बेनिफिट्स आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में जरूर इंक्लूड करने चाहिए। 3 इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स जो आपको होम लोन लेने पर मिल सकते हैं। फर्स्ट, सेक्शन 80C। सेकंड, सेक्शन 24B। थर्ड, सेक्शन 80EEA। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 80C के बारे में। इसके तहत अगर आप होम लोन का प्रिंसिपल रिपेमेंट कर रहे हैं तो आप हर साल 1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी और ये आपके टैक्स बर्डन को रिड्यूस करेगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 24B के बारे में। इसके तहत अगर आप होम लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आप 2 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये डिडक्शन आपको हर साल मिलेगा, चाहे आपका लोन टेन्योर कितना भी हो। ये बेनिफिट उन होम बायर्स के लिए काफी बेनिफिशियल है जो हायर इंटरेस्ट पेमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके टैक्स बर्डन को काफी कम कर सकता है। आई होप लिसनर्स आप ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर रहे होंगे। सखी, लेट्स सी नेक्स्ट टैक्स बेनिफिट कौन सा है? श्योर शुभम, एक और चीज जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए काफी बेनिफिशियल है वो है एडिशनल बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 80EEA। अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं तो आप 1.5 लाख तक का एडिशनल इंटरेस्ट डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये आपको एक्स्ट्रा रिलीफ दे सकता है जो आपके ओवरऑल टैक्स बर्डन को काफी रिड्यूस करेगा। ये टैक्स बेनिफिट सच में होम बायर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, खासकर जब आप अपने फाइनेंसेस मैनेज कर रहे होते हैं। हाँ, और ये बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म में बहुत वैल्यूएबल हो सकते हैं। अगर आप एक स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानर हैं तो ये डिडक्शंस आपको अपने ओवरऑल टैक्स प्लानिंग में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। ये बेनिफिट्स आपके होम लोन जर्नी को और भी कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं। सखी, आज के ब्लॉग में आपने जो इंसाइट्स दिए उन्होंने होम बायर्स को अपने फाइनेंसेस मैनेज करने
और अपना पहला घर खरीदने में मदद करने का एक रोड मैप दिया है। आपने जो टिप्स दिए उनसे हर फर्स्ट टाइम होम बायर को फाइनेंशियल प्लानिंग का एक सॉलिड फाउंडेशन मिलेगा। थैंक्स शुभम। घर खरीदना एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन है और अगर आप प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो ये जर्नी काफी स्मूथ और रिवॉर्डिंग हो सकती है। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, इस ब्लॉग पर शेयर की गई सारी इन्फॉर्मेशन जनरल है और हम सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंस एडवाइजर्स नहीं हैं। हमारा गोल इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना है, इसलिए हम ये ब्लॉग्स आप तक पेश कर रहे हैं। अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से पहले अपने गोल्स को समझें और अगर ज़रूरत हो एक सर्टिफाइड एडवाइज़र से कंसल्ट करें। अपने डिसीजंस अपने रिस्क पर लें। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो फाइनेंस ऑप्टिमाइज को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपको अपने सपनों का घर खरीदने के लिए ऑल द बेस्ट। Thank you for listening to this blog and all the very best for your new home.